तो कुछ कहानियां ना सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो हमें ये समझाती हैं कि डर असल में पैदा कैसे होता है, कैसे किसी के दुख और शक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम बचुआ की कहानी की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉलेज के दोस्तों की एक आम सी छुट्टी एक बहुत ही भयानक जाल में बदल जाती है। कहानी की पहली लाइन और बस इसी एक लाइन से ना एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ये सिर्फ किसी जगह के बारे में नहीं बता रही, बल्कि ये आने वाले किसी भारी खतरे की एक खामोश चेतावनी है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा पॉइंट जहां मदद और धोखे के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। देखिए, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत तो बड़ी नॉर्मल सी होती है। यहां भी ऐसा ही है। सब कुछ एक आम छुट्टी की प्लानिंग जैसा ही लगता है। पर क्या सच में सब कुछ उतना ही आम है? तो सीन कुछ ऐसा है कि 3 कॉलेज के दोस्त हैं, आशीष, पायल और सुरभि। आशीष अपनी पढ़ाई और पापा के साथ अपने रिश्ते के तनाव से थोड़ा ब्रेक चाहता है और वो सब बाराबंकी के एक गेस्ट हाउस में 4 दिन की छुट्टी पर निकल पड़ते हैं। सब परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन इस सब के बीच एक चीज है जो किसी को नहीं पता। सुरभि ने चुपके से एक ओइजा बोर्ड ऑर्डर किया है और यही वो चीज है जो इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली है। और यहीं पर कहानी हमें पहला बहुत जरूरी इशारा देती है। आशीष की मां, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उसे एक ताबीज दिया था। यह सिर्फ एक ताबीज नहीं है, ये आशीष के दुख, उसकी मां की याद और उसकी सुरक्षा की आखिरी उम्मीद का प्रतीक है। इसे याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो एक तरफ है मां का दिया हुआ सुरक्षा कवच और दूसरी तरफ ये खबर, पूर्वांचल हाईवे पर एक एक्सीडेंट में 9 साल के बच्चे की मौत। ये एक ऐसा क्लू है जो कहानी के किरदारों को नहीं पता, लेकिन हमें पता है। और बस यहीं से असली टेंशन बननी शुरू हो जाती है। तो अब सफर शुरू होता है और हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां अनदेखी दुनिया पहली बार हमारी असल दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कभी कभी ना सबसे बड़े हादसे एक छोटे से फैसले से शुरू होते हैं, बस गूगल मैप्स पे एक अलग रास्ता चुन लेने से। उन्होंने तो बस टाइम बचाने के लिए किया, पर अनजाने में अपनी गाड़ी सीधे खतरे की तरफ मोड़ दी थी। और यहीं पहली बार कुछ अजीब होता है। आशीष को सड़क पर एक बच्चा दिखाई देता है। वो जोर से ब्रेक मारता है, पर किसी और को कुछ नहीं दिखता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे थका हुआ बताते हैं, और यही चीज आशीष को अकेला कर देती है। और यही अकेलापन ही उसे आगे चलकर धोखे का एक आसान शिकार बना देगा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सारा खेल बिगड़ जाता है। एक ऐसा खेल जहां मदद करने वाले और धोखा देने वाले की पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। तो सब लोग उस बोर्ड के चारों तरफ बैठ जाते हैं। माहौल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और थोड़ा डर भी है। वो इसे बस एक मजाक समझ रहे हैं, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि वो एक ऐसा दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसे शायद वो कभी बंद ही ना कर पाएं। एक एक कदम के साथ सस्पेंस और डर दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। और फिर प्लांचेट हिलना शुरू होता है और पहला नाम सामने आता है, SONA, सोना। आशीष के लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उसकी मां का नाम है। और बस इसी एक पल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका दुख, बोर्ड के दूसरी तरफ बैठी उस आत्मा के सामने खुलकर रह जाता है। इसके बाद जो मैसेज आता है ना, वो बहुत ही अजीब और टूटा फूटा है। BACHWA, बछुआ, फिर TEMPLE, प्रीक, मतलब स्पेलिंग भी गलत। ये जानबूझकर इतना कंफ्यूजिंग रखा गया है ताकि इमोशनली कमजोर आशीष इसका वो मतलब निकाले जो आत्मा चाहती है। और यहीं पर दिमाग का सारा खेल शुरू होता है। आशीष, जो पहले से ही अपनी मां को याद कर रहा है, वो क्या सोचेगा? जाहिर है उसे लगता है कि उसकी मां की आत्मा उसे बछवा नाम के भूत से बचाने के लिए मंदिर का ताला तोड़ने को कह रही है। लेकिन असली सच ये था कि एक बेहद चालाक आत्मा उसके दुख का फायदा उठाकर उसे एक बहुत ही खतरनाक काम करने के लिए उकसा रही थी। तो आशीष को लगता है कि उसे रास्ता मिल गया है, उसे अपनी मां का संदेश मिल गया है, और कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। मंदिर, जो एक पवित्र जगह होनी चाहिए, अब खतरे का सेंटर पॉइंट बन चुकी है। और फिर वो हो जाता है, ताला टूट जाता है। एक छोटा सा काम, लेकिन इसका अंजाम बहुत बहुत ही भयानक होने वाला था। ये वो पल था जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि उन्होंने खुद को बचा लिया, पर असल में जिसे वो अपनी जीत समझ रहे थे, वो उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी हार थी। और तभी
कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। बछुआ, वही भूत जिससे सब डर रहे थे, वो सामने आता है, लेकिन हमला करने के लिए नहीं, बल्कि जैसे वो मंदिर की रक्षा कर रहा हो। उन्होंने गलती से रक्षक को ही दुश्मन समझ लिया था। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है ना? तो चलिए अब सारे राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि बछुआ का असली सच क्या था। सच जानने के लिए वो लोग फिर से ओइजा बोर्ड पर बैठते हैं और इस बार आत्मा अपना पूरा नाम बताती है, SONM, सोनम। बस एक आखिरी अक्षर और पूरी कहानी बदल जाती है। आशीष को यह दर्दनाक एहसास होता है कि वो अपनी मां से नहीं बल्कि सोनम नाम की एक खूनी आत्मा से बात कर रहा था। तो अब सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। बछुआ असल में एक प्रोटेक्टर था, एक रक्षक भूत जो सोनम नाम की खूनी आत्मा से सबको बचाने की कोशिश कर रहा था। और सोनम, वो एक धोखेबाज आत्मा थी जो लोगों के दुख का इस्तेमाल करके उन्हें अपना शिकार बनाती थी। सच सामने आते ही सोनम हमला कर देती है। पायल जख्मी हो जाती है, लेकिन अब आशीष को पता है कि उसे क्या करना है। वो अपने डर पर काबू पाता है और उस पवित्र त्रिशूल को उठाता है जिसे बछुआ बचाने की कोशिश कर रहा था, और वो सोनम का अंत कर देता है। बुराई का नाश होता है और बछुआ की आत्मा को भी आखिरकार शांति मिल जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारी भावनाएं हम पर हावी हों, जब हम दुख या डर में हों, तो क्या हम सच में देख पाते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन? ये कहानी सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने अंदर के डर, विश्वास और हमारी कमजोरियों के बारे में